नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। मैं संजय शाह। सबसे पहले देश वाले की ओर से कश्मीर के पहलगाम के करीब बाईसरन में जो निर्दोष नागरिकों की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अब एक सवाल, कुछ तथ्य और पाकिस्तान की नामुराद हरकतें, तीन चीजों की बात करते हैं। सवाल यह है कि भारत इजराइल क्यों नहीं बन सकता? जिस देश के इर्द गिर्द दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा हो, और दुश्मन भी ऐसे जो सामने से वार नहीं करते, पीठ में छुरा भोंकते हैं, उनके साथ मीठापन या लगाव रखकर भारत को आखिर क्या मिलता है? बाईसरन में जो हुआ है वो चौकन्ना करने वाला हादसा है। आतंकवादियों की पहुंच अब तक कितनी ज्यादा है उसका भी ये एक प्रमाण है। बाईसरन कोई भारत पाकिस्तान की सरहद पर आया हुआ स्थल नहीं है। पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा हथिया लिया है, वहां से अगर सोचे बाईसरन तक का इलाका, तो 350 350 किलोमीटर का अंतर है। सवाल यह है कि इतने अंदर तक आतंकवादी आए कैसे और कब आए? कश्मीर के हालात और वहां के मौसम को अगर सोचे तो इन आतंकवादियों ने यहां पर आने का काम हो सकता है विंटर में, सर्दियों में किया हो, या जैसे ही सर्दी खत्म हो रही थी और गर्मी आ रही थी उस दौरान किया हो। दूसरा, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कुछ स्थानिक लोगों का भी आतंकवादियों को साथ मिला, जिसका ये मतलब होता है आज भी कश्मीर में लोकल लेवल पर पूरी तरह शांति सिद्ध नहीं हुई है। कश्मीर का आतंकवाद का मामला अब कोई नई बात नहीं है। सन 1989 से 2025 इतने ज्यादा सालों तक आतंकवाद को चलते रहने देना, ऐसी गलती दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता सिवाय भारत के। और आतंकवाद के कारण बर्बादी ही बर्बादी हासिल करने के बाद भी, खुद खुआर होने के बाद भी, उसकी आगोश में दुनिया का और कोई देश नहीं रह सकता सिवाय पाकिस्तान के। इसका कारण क्या है? जब देश आजाद हुआ, जब बंटवारा हुआ, तब कश्मीर का मसला सामने आया। पाकिस्तान के लिए वो हमेशा से ही एक मसला रहा है, एक ऐसा मुद्दा है जो उसकी आवाम को बेवजह भारत से नफरत कराते रहने के लिए हथियार सा काम करता है। सच ये है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का था ही नहीं और हो भी नहीं सकता। आजादी के समय की बात करें तो अंग्रेजों ने कुछ राज्यों को, जिनमें से एक राजा हरि सिंह का राज्य कश्मीर भी था, अनुमति दी कि आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, आप चाहे तो भारत के साथ जुड़ सकते हैं, या आप एक स्वतंत्र देश के नाते भी अपना अस्तित्व उभार सकते हैं। शायद राजा हरि सिंह स्वतंत्र रह भी जाते, लेकिन ऐसा इसके कारण नहीं हुआ कि आजादी के साल ही
पाकिस्तान के घुसपैठियों ने कश्मीर पर धावा बोल दिया। फिर राजा हरि सिंह के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत ने कश्मीर का रक्षण किया और फिर कश्मीर भारत में विलीन हो गया। सन 1952 तक राजा हरि सिंह वहां पे बतौर राजा भी रहे। फिर भारत ने राजाशाही को खत्म कर दी और जो तमाम राज रजवाड़े थे वो अखंड भारत का हिस्सा बन गए। उसमें एक कश्मीर भी था। आजादी के तुरंत बाद के उस किस्से से लेकर आज तक पाकिस्तान छटपटा रहा है, लेकिन भारत ने भी कई गुस्ताखियां की है। भारत की पहली गलती पाकिस्तान पर आए दिन भरोसा करना। भारत की दूसरी गलती आजादी के समय ही जो पूरा कश्मीर अपने हाथों में ले लेना चाहिए था। मौका भी था, दस्तूर भी था और पूरी दुनिया उस समय शायद भारत के ऐसे किसी कदम के सामने आवाज नहीं उठाती थी, क्योंकि राजा हरि सिंह का कश्मीर तो अखंड कश्मीर था और वो चाहे स्वतंत्र होता या भारत का हिस्सा बनता, जो होता वो उस समय ठीक हो जाता और इतिहास में बराबर दर्ज होता जाता। लेकिन पाकिस्तान के हमले के बाद जब आधा कश्मीर उसने हथिया लिया तो भारत ने मामले को हल्के में लिया। तो कश्मीर का एक हिस्सा उस समय से आज तक पाकिस्तान के हाथों में चला गया। फिर हमें बार बार मौके मिले, हम पाकिस्तान को एक ही बार ऐसा सबक सिखा दे कि दूसरी बार वो कोई जुर्रत करने का सोचे भी नहीं। सन 1971 की लड़ाई भी उसका एक उदाहरण है। उस लड़ाई में भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान के करीब 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जीत लिया था। भारत चाहता तो वो पूरा इलाका अपने पास रखता, पाकिस्तान को वापस नहीं देता। लेकिन अगले ही साल शिमला एग्रीमेंट हुआ और भारत ने बड़े दानवीर के नाते पाकिस्तान को उसका 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका वापस दे दिया। कौन से थे वो इलाके पाकिस्तान के? सिंध, पंजाब, चोलिस्तान का रेगिस्तान, सियालकोट का कुछ विस्तार और लाहौर के फजिल्का और खेमकरन का कुछ विस्तार। 15,000 स्क्वायर किलोमीटर। आपको शायद पता नहीं होगा कि दुनिया में 3 दर्जन से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनका पूरा इलाका 15,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। ऐसे देशों में वेटिकन सिटी, मालदीव्स, सिंगापुर, बारबाडोस, भूटान, जमैका, लेबनान, कतर, ब्रुनेई, बहरीन, कई देश शामिल है। भारत ने पाकिस्तान का इतना बड़ा इलाका जीतने के बाद भी दानवीर की तरह वापस दे दिया। भारत ने आजादी के समय के माहौल का उपयोग या कहिए सही मायने में उपयोग नहीं करके कश्मीर के मामले को सुलगने दिया और पाकिस्तान के हाथों में चले गए कश्मीर के लिए लड़ने का तरीका गलत पकड़ लिया। वरना एक वार करके, एक आवाज उठा के अगर भारत चाहता तो पूरा कश्मीर उसी समय भारत में विलीन हो जाता। लेकिन भारत की ये गुस्ताखी 2025 में भी हमें महंगी पड़ रही है। हमने कश्मीर के सुलगते मामले को आजादी के समय से हल्के में लिया
हमने 1972 में शिमला एग्रीमेंट करके पाकिस्तान को उसके 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वापस दे दिया। हमने बरसों तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को, उसके नागरिकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साथ दिया, ताकत दी। बदले में हमें क्या मिला? आतंकवाद। उसमें भी 1989 की 14 सितंबर को कश्मीर में भाजपा के नेता और लॉयर टीकालाल टपलू की निर्मम हत्या कर दी गई। किसने की यह हत्या? एंटी पंडित मिलिटेंट्स ने। उसी साल 4 नवंबर को रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की भी हत्या कर दी गई। किसने की यह हत्या? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने, JKLF। उस समय से कश्मीर में चलते आ रहा आतंकवाद आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान को आतंकवाद के रूप में एक ऐसा युद्ध मिल गया जिसके लिए वो जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि ऑफिशियली ये युद्ध है ही नहीं। और भारत के सामने खुली छाती लेकर युद्ध करने की उसे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टेररिज्म उसका हथियार बन चुका है। इसीलिए पाकिस्तान ने एक के बाद एक कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। भले आम पाकिस्तानी के पास खाने को अनाज ना हो और रहने के लिए छत ना हो, लेकिन पाकिस्तान के पास, उसके लश्कर के पास आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, उनके हथियारों के लिए लाखों करोड़ों रुपए हैं। और कितने सारे आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान ने प्रोत्साहित किया, अपनी धरती पर बढ़ने दिया। JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन, लश्करे तैयबा, अल उमर मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, इस्लामिक फ्रंट, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, और अब ये जिसने बाइसरन में निर्दोष नागरिकों की कत्ल की, वो द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्करे तैयबा का ही एक परोक्ष संगठन है। इन सारे संगठनों में ऐसे कौन से हैं जिन्होंने कश्मीर में सबसे ज्यादा तबाही और हत्याओं का दौर चलाया? उसमें आते हैं लश्कर तैयबा, जिसकी स्थापना हाफिज सईद ने 1998 के साल में की, और जो आतंकवादी 2008 के मुंबई के हमलों का भी मास्टरमाइंड रहा। दूसरा है हिजबुल मुजाहिदीन, तीसरा है जैश ए मोहम्मद। इन संगठनों ने कश्मीर में आतंक फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। फिर भी मामला कुछ समय से धीरे धीरे अच्छा होते जा रहा था। 2016 में बुरहान वानी की प्रोटेस्ट के बाद में कश्मीर में सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ी भी थी। फिर 2019 में अगस्त में धारा 370 को हटा दिया गया, और पहली बार ऐसा लगा कि कश्मीर अब जाकर कहीं सचमुच में अच्छे दिन देख पाएगा। बस पाकिस्तान की छटपटाहट का वो सबसे बड़ा कारण भी बन गया, क्योंकि एक तरफ केवल भारत नहीं, कश्मीर भी लगातार तरक्की कर रहा है। भारत में शांति प्रवर्तमान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत खस्ता है
पूरा देश बर्बाद है, बेहाल है। न केवल गरीबी उसे सता रही है, लेकिन उसका अपना ही लालन पालन करके बड़ा किया हुआ आतंकवाद अब पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। उसी के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, जो पहले फाटा भी कहा जाता था, और सिंध और दक्षिण पंजाब जैसे प्रांत पाकिस्तान के हाथ से सरकते जा रहे हैं। वहां के लोग पाकिस्तान के सार्वभौमत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ऐसे नामुराद देश को चलाने के लिए पाकिस्तान की सरकार को और उसके मिलिट्री को कोई ना कोई तो बहाना चाहिए, जिससे वो अपने लोकल मुद्दों से नागरिकों का ध्यान बटोरकर उन्हें किसी और बात में उलझा दे। ऐसा करने के लिए उसके पास भारत और भारत का कश्मीर, इससे अच्छा बड़ा तिकड़म या बहाना क्या हो सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान बार बार कश्मीर का मुद्दा गरमाते रहता है, आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा कर भारत के कश्मीर में भेजते रहता है, निर्मम हत्याएं कराता रहता है। अब की बार 22 रन में आतंकी हमला कराने का बहाना क्या दिया गया? बहाना ये दिया गया कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में करीब 85,000 लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया, यानी वहां पे बसने का अधिकार दिया गया है। लेकिन सच ये है, ये आतंकी हमला केवल एक बहाना है पाकिस्तान का, उसकी अपनी गलतियों को छुपाने का। एक बड़ा ही विचित्र, हमें पसंद नहीं आने वाला सवाल भी उठाते हैं। फर्ज करते हैं अगर आजादी के समय कश्मीर भारत का हिस्सा ना होकर स्वतंत्र देश होता तो क्या होता? वो पाकिस्तान का हिस्सा होता तो क्या होता? इस सवाल का जवाब मैं नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि जो खुद देश हाल बेहाल है, उसके साथ अगर कोई भी प्रांत गया होता तो क्या होता, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कश्मीर आजाद होता, भारत पाकिस्तान से अलग कोई देश होता, तो क्या होता? तो भी कश्मीर को भारत की बहुत जरूरत पड़ती, तो भी कश्मीर को जो कश्मीर नहीं है वैसे नागरिकों की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनकी बहुत जरूरत पड़ती। आज भी पूरे कश्मीर की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास है। आज भी कश्मीर की इकोनॉमी, एक जिसका बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म है, और अगर वहां पे शांति बरकरार है तो टूरिज्म शायद कश्मीर का नंबर 1 बिजनेस बन सकता है, सेक्टर बन सकता है। तो अगर कश्मीर अकेला भी होता तो उसके टूरिज्म का व्यापार बड़ा कैसे होता, जब तक बाहर के लोग नहीं आते। कश्मीर के सेब, उसके केसर को अगर बाहर के लोग नहीं खरीदते तो कश्मीर क्या करता या क्या करेगा? हकीकत यह है कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जिनका विकास, जिनकी प्रगति, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक, उसका बहुत बड़ा कारण विदेशी लोग हैं, उसके अपने लोग नहीं। कश्मीरियों के दिमाग में एक जो भूसा वहां के ही कुछ नेताओं ने और पाकिस्तान ने भर के रखा है, वो है कश्मीरियत का। तो बात ऐसी है कि चाहे कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, या दुनिया के किसी और देश का कोई और प्रांत हो, सबकी अपनी एक सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, सबका अपना जीने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है।
उसका ये मतलब नहीं होता कि कोई और प्रांत के लोग वहां पर अगर बस जाएं तो स्थानीय सभ्यता संस्कृति का निपटारा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो कश्मीरियत का ढिंडोरा पीटने के नाम पर कश्मीर में माहौल खराब रखना, वो कश्मीरियों की भी एक गलती है। वो चाहे तो उसे कभी भी सुधार सकता है, क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है, कश्मीरी लोग निजी तौर पर बहुत मीठे, बहुत अच्छे हैं, अपने राज्य को, अपनी सभ्यता को बहुत चाहते हैं। लेकिन उस चाहना के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा देना या उसके साथ जुड़ना, वो अगर कश्मीर करता है, वो आंध्र प्रदेश करता है, वो मिजोरम करता है या कोई भी राज्य करता है, वो बहुत गलत बात है। इससे बेहतर ये है कि अपने राज्य का विकास करने के साथ साथ अपनी सभ्यता को, संस्कृति को भी टिकाने के साथ साथ हम सब एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहे और प्रगति करें। अगर कश्मीरियत की तरह दुनिया के बहुत देशों ने अपनी सभ्यता का, संस्कृति का, लाइफस्टाइल का ढिंडोरा पीटा होता, तो पता नहीं उन देशों का क्या होता। ऐसे देशों में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, सिंगापुर, ओमान, ऐसे कई देश आ जाते हैं। मैं आपको आंकड़े देकर कुछ बताना चाहता हूं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, उसकी आबादी करीब 1.25 करोड़ जितनी है। इन 1.25 करोड़ में उस भूमि के नेटिव्स, एमिरेट्स, वो कितने हैं आप जानते हैं? वो है करीब 10%। बाकी के 90% यूएई के नागरिक दुनिया के एक या दूसरे देश से जाकर वहां बसे हैं। कतर का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। कतर में लोकल पॉपुलेशन 10-12% है, बाकी सारे विदेशी है। कुवैत में 70% लोग विदेशी है, तो ओमान में 40%, बहरीन में 55% पॉपुलेशन विदेशी है। दुनिया के फाइनेंशियल पावर हाउस में आने वाला सिंगापुर, उसकी करीब 45% आबादी विदेशियों की है, अपने खुद की नहीं है। यानी कश्मीरियत को जिंदा रखकर, उसको बढ़ावा देकर, उसका परचम लहराकर अगर कश्मीरी लोग चाहते हैं तो वो विकास कर सकते हैं। भले बाहर के लोग भी वहां पे जाके बसे तो भी अपनी सभ्यता, संस्कृति को टिका सकते हैं। सवाल बस इतना है, आपके मन में क्या है, आप चाहते क्या हो। लेकिन पाकिस्तान और आतंकवादियों ने किए हुए ब्रेन वॉश के कारण कश्मीरी लोग अपनी अच्छाई को भूलकर बस एक बात सोचते रहते हैं, अगर बाहर के लोग आएंगे तो कश्मीरियत का क्या होगा। वो लोग ये नहीं सोचते कि जो पाकिस्तान खुद कटोरा लेकर वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सऊदी अरब और चीन जैसे देशों के सामने भीख मांगने में अपना समय निकाल रहा है, वो आखिर कश्मीर को फायदा करा के देगा तो भी क्या करा के देगा। कश्मीरियत के नाम पर आतंकवाद को पोसना, उसका साथ देना, वो भारत के लिए तो बुरा है ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा है कश्मीरियों के खुद के लिए। आतंकवाद ने कश्मीर को कुछ दिया नहीं है, दे भी नहीं सकता। हाँ, आतंकवाद ने कश्मीर से उसके पंडितों का सुख चैन छीन लिया है, उनके घर से उनको निकालकर बेघर कर दिया है, आपसी भाईचारे को
खत्म कर दिया है। और अगर कोई भारतीय या विदेशी बाहर से कश्मीर जाकर बसता है तो उन्हें कभी अपनापन महसूस ना हो, ऐसी हवा इस आतंकवाद ने खड़ी कर दी है। 2019 में धारा 370 के हटने से पहले कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवान शहीद हुए थे और एक आतंकवादी भी मारा गया था, आदिल अहमद दार। वो एक्चुअली लोकल काश्मीरी युवा था, जिसका ब्रेन वॉश करके पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया और उसकी जीवन रेखा को काट दिया। भारत की गुस्ताखी उस समय ये रही कि पुलवामा अटैक से पहले करीब 1 दर्जन इंटेलिजेंस इनपुट सरकार को मिल चुके थे कि पाकिस्तान और उसके आतंकवादी कोई नामुराद हरकत करने को है, लेकिन सरकार ने शायद गौर नहीं किया और फिर हाईवे पर चलती हुई जवानों की गाड़ी पर बुरी तरह हमला हो गया। बिल्कुल ऐसा ही मामला इस समय बाईसरन के किस्से में भी है। इंटेलिजेंस इनपुट्स आ चुकी थी कि आतंकवादी कुछ नामुराद हरकत करने वाले हैं, चौकन्ना रही है। शायद सरकार चौकन्ना रही भी होगी तो अब इस हमले के बाद 26 लोगों की जान जाने के बाद इतना पता चल रहा है कि भारत आतंकवाद का फैसला करने के लिए, उसे रफे दफे करने के लिए जो भी कुछ कर रहा है वो कम पड़ रहा है। 1989 से आज तक आतंकवाद के कारण कश्मीर में करीब करीब 85,000 निर्दोष नागरिकों की जान गई है। इस आतंकवाद के कारण बरसों तक कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री ठप रह चुकी है। अब आखिर में 2019 के फैसले के बाद मामला थोड़ा सुधरने लगा था। 2022 में कश्मीर में करीब 1.5 करोड़ पर्यटक पहुंचे थे, जो 2023 में बढ़कर 2 करोड़ पहुंच गए और उसके बाद में ये नंबर लगातार बढ़ते रहा है। इस समय कश्मीर में टूरिज्म सीजन पूरी तरह खिली हुई थी। लोग बड़ी तादाद में कश्मीर जा रहे थे। पाकिस्तान को ये रास नहीं आया कि आखिर कैसे कश्मीर, और वो भी जो कश्मीर भारत का हिस्सा है, वो वाला कश्मीर सुख चैन से अपना गुजारा करे। उसने फिर एक बार ऐसा हमला कर दिया जिसके लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। और तो और 2019 से कश्मीर में आतंक फैलाना पाकिस्तान के लिए पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। आंकड़े कहते हैं कि 2018 की साल में कश्मीर में करीब 625 आतंकी हमले या आतंकी घटनाएं हुई थी। 2023 में ये कम होकर 229-230 तक पहुंच गई, यानी करीब 64% की कमी। अब जब कश्मीर शांति से अपना गुजारा कर रहा है, पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, करीब 5-7 लाख कश्मीरी जिनका घर टूरिज्म इंडस्ट्री से चलता है, उनके जीवन में सुख का नया सूरज उगा है, तो पाकिस्तान फिर एक्टिव हो गया है। उसने फिर कश्मीर को परेशान करने के लिए
इतना बड़ा आतंकी हमला किया है, भारत क्यों चुप है? या भारत जो भी कुछ कर रहा है वो क्यों इतना कम है? हमने बार बार सुना है कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे देनी चाहिए, फ्री हैंड दे देना चाहिए। एक ही बार कुछ ऐसा करो कि आतंकवादी रफे दफे हो जाए और पाकिस्तान को एक ऐसा सबक मिल जाए कि आने वाले कई दशकों तक वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जरूरत ना करे। भारत ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन है, या भारत को अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं है? इजराइल हमारे सामने एक ऐसा देश है जो इसी तरह शत्रुओं से घिरा हुआ है और हमसे कई छोटी आबादी है, लेकिन अपने देश के सार्वभौमत्व के लिए वो लड़ते रहता है, जूझते रहता है। हमास और गाजा पट्टी का मामला अगर हम अलग कर दें तो इजराइल जो भी कुछ करता है वो अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए करता है और उसके लिए वो सम्मान के पात्र है। भारत चाहे तो कश्मीर के लिए, कश्मीर की आबादी के लिए, कश्मीर की शांति के लिए एक बार ऐसा कुछ बड़ा कदम उठा सकता है कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब ईंट से मिल जाए और कश्मीर हमेशा के लिए आतंकवाद से मुक्त हो जाए। इस्लाम के नाम पर, हिंदू के नाम पर या कश्मीरियत के नाम पर नाम चाहे कोई भी दे दीजिए, आतंकवाद तो आतंकवादी होता है। उससे ना किसी का भला हुआ है ना किसी का भला हो सकता है। हमारे 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या हमें बस इतना अंदेशा दे रही है, अब भारत को चुप नहीं रहना चाहिए। भारत को एक ही बार पाकिस्तान का बंटाधार कर देना चाहिए, क्योंकि उसी में कश्मीर की भलाई है, देश की भलाई है। वरना पाकिस्तान और उसके आतंकवादी जब चाहे, जैसे चाहे हमारे देश में घुसपैठ करते रहेंगे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो करीमनगर हो, चाहे वो मुंबई हो या वो मनाली हो। देश वाले के लिए मैं संजय शाह फिर एक बार 22 सरन में जिनकी हत्या की गई ऐसे नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। और मैं चाहूंगा इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि भारत को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जवाब देने के लिए, कश्मीर की भलाई के लिए आखिर क्या करना चाहिए। धन्यवाद।